गुस्सा, दुख, दर्द, चिड़चिड़ापन, जिद्दीपन। कई बार हम बचपन से ही सुनते आते हैं, जब भी हम रोते थे तो पेरेंट्स कहते थे कि रोना गलत है, आपको रोना नहीं है, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। और ऐसे ही यूं ही हम बड़े होते चले गए और हमने भी कभी ना कभी जब अपने बच्चों को संभाला और हम अपने बच्चों के दुख, दर्द, परेशानी और उनके गुस्से और अजीब-अजीब उनके जो इमोशंस, जिसमें कभी हम सोच में पड़ जाते थे कि न जाने हम उनको किस प्रकार से डील करें कि वो अपने इमोशंस को मैनेज करें, या शायद हम उन इमोशंस को फेस ही नहीं करना चाहते हैं। कई बार ऐसे हुआ है कि बच्चे कभी-कभी हम पे ही गुस्सा करने लगे, या कई बार ऐसा हुआ है कि टीनेज में बच्चे अपने एक अलग रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ हमें कभी इन्वॉल्व ही ना करना चाहते हैं और साथ में हम पे अलग से गुस्सा भी करते हैं। इस प्रकार से कई बार हम अलग-अलग इमोशंस को हमने देखा है दोस्तों। तो आइए मैं आज आप सब माताओं से मिलना चाहेंगे। हम आज के इस एपिसोड में माँ हो तो ऐसी के, जो कि हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने बच्चे के इमोशंस को जाने और हर समय पर कैसे उनको एक सही डायरेक्शंस दें। यूँ तो इमोशंस एक एनर्जी आउटबर्स्ट ही है, तो हम कैसे जाने कि किस प्रकार से उस एनर्जी को हम एक सही डायरेक्शन दें और ये डायरेक्शन हम स्पिरिचुअल साइंस, आध्यात्मिकता के तहत किस प्रकार से सही एक डायरेक्शन दे सकें। तो दोस्तों, आज के शो में हम ये मिलेंगे ऐसी कई आध्यात्मिक माताओं से, और उनमें से सबसे पहले आज मैं बुलाना चाहूंगी महेश्वरी जी, जो कि मास्टर डिग्री होल्डर है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फाउंडर ऑफ पिरामिड बाल विकास, जो कि वाइजैक विशाखापट्टनम से हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी महेश्वरी जी का। और इसी सिलसिले में अगली हमारी आध्यात्मिक माँ जो है देवजानी गिरी जी, जो पिरामिड कॉल सर्विसेज में काम कर रही हैं और उसमें मुख्य भूमिका निभा रही हैं, जो कि अपने बच्चों के साथ अलग-अलग जगह पूरे ऋषिकेश नॉर्थ इंडिया में ध्यान प्रचार का काम कर रही है। तो स्वागत है देवजानी जी आपका इस शो में। इसके साथ अगली कड़ी में हमारे साथ हैं एक और आध्यात्मिक माँ दीप्ति नडेला जी, जो कि फेमस PSSM कार्यक्रम जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ में एक मुख्य भूमिका निभा रही हैं। मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगी आज के शो में। इसके साथ हमारे साथ जुड़ी हैं किरण जी, जो कि टीचर है एंड मेंटर है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जो कि दिल्ली से हैं। वो भी कई समय से ध्यान सिखा रही हैं, जो कि ध्यानी हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी किरण जी का भी। आप सभी आध्यात्मिक माताओं का आज के इस माँ हो तो ऐसी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। बहुत बहुत नमन। और हमारे सारे व्यूअर्स का जो आज PMC हिंदी के सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो बिल्कुल बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें। और आप सभी का स्वागत है आज के इस शो में। तो आइए हम सब जानेंगे सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक माताओं को, जो कि आज पहली बार जो आई हैं उनको भी, और जो पहले से हैं उनके बारे में भी। तो महेश्वरी जी, आप अपने बारे में बताइए, आप कब से जुड़ी हैं और आपके बच्चे तब कितने बड़े थे कि आप इससे इंस्पायर्ड होकर इसी पे ही आप काम कर रही हैं। नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम महेश्वरी और मैं विशाखापट्टनम से बिलोंग करती हूँ। मैं इस ध्यान में 25 साल के पहले मैं आई हूँ, और मेरी एक बेटी है और वो अंडर ग्रेजुएशन में है अभी। और मैं अपना इस ध्यानी यात्रा में बहुत कुछ अपनी बेटी से बहुत कुछ सीखी हूँ और बहुत खुशी हूँ आज वो सब एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच दीप्ति नडेला जी हैं। दीप्ति जी, आपका भी स्वागत है। आप शेयर करिए, आप कब से ध्यान से जुड़े और आपके बच्चे तब कितने बड़े थे? थैंक यू मैम। मैं दीप्ति नादेला तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली में सेटल्ड है। 2015 से ध्यान में जुड़ी हूँ और मेरे एक बेटी और एक बेटा है। बेटी अभी 15 इयर्स की है, टीनेज गर्ल, एंड बेटा 3.5 इयर्स की है। दो डिफरेंट एज की लेवल को बच्चे के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। और मेडिटेशन में आने के बाद
उनको कैसा हैंडल करना है, स्मूथली कैसा उनके साथ लाइफ बिताना है, ये सब बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस के साथ जा रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीप्ति जी। किरण जी, आप अपने बारे में बताएंगे? मैं किरण भारद्वाज दिल्ली से हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। मेरा एक बेटा है जो अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। मैं ध्यान में 2 साल पहले आई हूँ, 2018 के मिड में, और मैंने अपने बेटे के साथ में तो ध्यान के साथ जो भी बेनिफिट एक्सपीरियंस किया वो तो है ही, और साथ में स्कूल में भी 9th और 10th के स्टूडेंट्स जो टीनेज बच्चे थे उनके साथ में जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे वो एक तरह का प्रयोगशाला रही, एक एक्सपेरिमेंटेशन रहा कि किस प्रकार से ध्यान मुझे अपने स्टूडेंट्स और अपने बेटे के लिए भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए कैसे एक साधन बन गया। तो बस उसी जर्नी में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। अब मैं देवजानी जी से समझना चाहूंगी कि आप कब से ध्यान से जुड़े और आपकी बेटी या बच्चे उस समय कितने बड़े थे? फ्रेंड्स, मैं पिछले 10 साल से ध्यान कर रही हूँ और मेरे 2 बेटियां हैं। जब बड़ी वाली बेटी 10 साल की थी और छोटी वाली बेटी 4 साल की थी, तब से मेरी यात्रा शुरू हुई है। एंड ध्यान में आने के बाद एक्चुअली बच्चों के साथ कैसे मिलना है, बच्चों को देखभाल कैसे करनी है, उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, खुद को मैंने तैयार किया, बच्चों से सीखा एंड बच्चों के साथ कैसे जीना है, कैसे डील करनी है, कैसे व्यवहार उनके साथ करनी है, वो ध्यान में आने के बाद ही मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो मैंने सीखा आज मैं आपके साथ वही थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद देवजानी जी। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से कि क्या आपने अपने बच्चों के बदलते इमोशंस, कई बार वो अचानक गुस्सा हो जाते हैं, कई बार वो अलग अलग तरीके से जिसको हम कई बार बोलते हैं टैंट्रम्स, स्टबर्ननेस, हमने कई बार देखा होगा। तो क्या आपने इन सब चीजों को फेस किया, और फेस किया तो कैसे आपने इन सबको आध्यात्मिक तरीके से इसका निवारण किया? यस, माहेश्वरी जी। मेरी बेटी से मैं पहले ही बोली हूँ, बहुत कुछ सीखी हूँ, क्योंकि मैं जन्म देने के पहले से मैं ध्यान में हूँ, तो इसलिए मैं बहुत अच्छा ऑब्जर्व करती थी वो क्या सिखाना चाहती है ऐसा। लेकिन देखिए, हर बच्चा अपना अपना इंडिविजुअल लाइफस्टाइल रहता। वो 10 साल के बाद एक्चुअली वो थोड़ा बहुत झूठ बोलने लगे, तो मुझे आज सब कुछ मैं उसको बताती हूँ, हर चीज़ शेयर करती हूँ और बहुत फ्रेंडली रहती हूँ। क्यों ऐसा झूठ बोलने लगी करके मुझे बहुत चिंता होती थी, और मैं उसके लिए उससे पूछती थी, क्यों ऐसे छोटे बातों पे तुम मुझे क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम सच बोल सकते हो करके ऐसे बोलती थी। लेकिन वो फिर ऐसा बात आए तो झूठ ही बोलते थे। तब मुझे एक्चुअली वो क्यों झूठ बोल रही करके देख के मैं अपने तरीका से अपने को समझने शुरू किया। तो मैं बहुत सर्च किया क्यों ऐसे बच्चे झूठ बोलते करके। तो सर्च किया तो मुझे पता चला हम पेरेंट्स एक्चुअली हम बहुत परफेक्ट रहते, कुछ माने अच्छा काम करते, स्ट्रिक्ट रहते, वैसे ही बच्चे भी रहना करके एक्सपेक्ट करते, अपने तरीके से बच्चे भी रहना चाहिए करके। तो उस एक्सपेक्टेशन में मैं क्या करती थी, वो जो भी कुछ भी करते थे, और वो एक ही बेटी है मेरा, और प्रोटेक्टिवनेस से मैं क्या करती थी, क्यों ऐसा किया, छोटे-छोटे बातें, लेकिन वो जब शेयर करती है, तुम क्यों ऐसा किया, ऐसा कर सकते हो ना, कि थोड़ा हार्शली रिएक्ट करती थी। वो प्रोटेक्टिवनेस में मैं भूल जाती थी, मैं थोड़ा और रिएक्ट कर रहे हैं करके। तो वो क्या सोचती थी, अच्छा माँ को अच्छा नहीं लग रहा, मैं झूठ बोल दिया तो वो अच्छा रहेगी करके, वो छोटे-छोटे बातें जहाँ पे मैं ऐसा हार्शली बोलना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला, अच्छा हम फ्रेंडली करके सोच के कभी-कभी अपना वॉइस जिस तरीके से हम अपना टोन रख के बात करते हैं, वो भी बहुत इफेक्ट रहता है चाइल्ड पे करके। तब मैं उससे फ्रेंडली बात करना, क्यों ऐसा किया, किस रीज़न से ऐसा हुआ, ऐसा फ्रेंडली उससे पूछना शुरू करे तो वो झूठ बोलना बंद कर दिया।
तो एक्चुअली कभी हम सोचते बच्चे कुछ किया तो प्रॉब्लम बच्चा का है करके, लेकिन तुरंत मैं इस ध्यान की वजह से मैं सीखी हूँ अपने में कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, हम डील करने के तरीका में कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, उसको सेट करना है करके, वो मैं जानने के बाद अपने आप को मैं सेट किया, तब मैं बेटी में चेंज देखना शुरू कर दिया। तो इट्स ए ग्रेट लर्निंग। बच्चे क्यों झूठ बोल देते हैं करके हम सोचते हैं, लेकिन हमारी वजह से ही वो ऐसा रिएक्ट करते करके मुझे मालूम हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही जबरदस्त आपने बात कही कि करेक्शन पहले बच्चे में नहीं, पहले अपने आप में चेक करना है कि ये रीजन कहाँ से शुरू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस दीप्ति जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या आपने भी कभी सिमिलर सिचुएशन जहाँ पे बच्चे के इमोशंस को आपको डील करना पड़ा और आप आध्यात्मिक तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से डील कर पाई? यस, जब मैं मेडिटेशन में आई थी तब 11 इयर्स की थी मेरी डॉटर, बट बचपन से ही एक आइडिया था बच्चे को कैसा देखभाल करना है, कैसा बिहेव करना है, कैसा बातें करना है। डे केयर में रहती थी छोटी सी, तो डे केयर में भी तरह तरह के शब्द वहां पे जो अगल बगल में बात कर रहे थे वो सब आके डिस्कस करना, मतलब बचपन से ही मैं एक कनेक्टिविटी रखी थी उसके साथ, ताकि मैं ऐसा बात कर मतलब शेयर करती थी ऑफिस में कैसा बातें हुआ, और ताकि वो भी मेरे से डिस्कस करें। तो एक फ्रेंडली नेचर को क्रिएट किया। 10 साल तक बच्चे बहुत सुंदर तरीके से हाँ में हाँ मिलाएंगे पेरेंट्स के साथ, बट जो भी चेंजेस आएंगे धीरे धीरे आफ्टर 10 इयर्स, ये मैंने देखा था। और उसी समय मेरे लिए एक चैलेंज एक और हो गया, जब वो 11 साल की थी, फिर मेरा सन सेकंड बेबी का जन्म हुआ। जैसा उसमें चेंजेस मैं देख रही थी, जो हाँ में हाँ मिलाने वाली बेटी धीरे धीरे वो अपना खुद का एक अलग से एक्सप्रेशन शुरू किया उसने। उसके साथ फिर जैसा प्रेगनेंसी का जब पता चला, सबसे पहले मैं अपनी डॉटर के साथ ही बिठा के बात किया कि एक और आपके भाई आने वाले। फिर उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, वो मैं ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि वो इतना सेंसिटिविटी था कि ध्यान से सेंसिटिविटी बढ़ गया हम लोगों में, ताकि हम समझ सकते हैं कि सामने वाला के भीतर क्या हो रहा है। तो मैं अपनी डॉटर को ऐसे देख रही थी, तो उसके अंदर एक डिफरेंट एक कंफ्यूजन था। मैंने बोला क्या कंफ्यूजन है? तो भाई आएगा सब चीज मुझे शेयर, भाई या बहन आएगी तो सब चीज मुझे शेयर करना होगा। वहां से शुरू हो गई उसकी प्रश्न। और जब पैदा हुआ तब उस तो खुश थी, लेकिन जब उसको सब लोग प्यार से पास में लेने लगे, क्योंकि छोटा सा बेबी को सब लोग प्यार करेंगे। ये 11 इयर्स की थी, इतना पास में तो गोदी में, तब 11 इयर्स की बेबी को नहीं ले पाएंगे। बट ये बात वो नहीं जानती, वो तो बस कंपैरिजन करने लगी और उसके अंदर जलसी आने लगी। फिर मैं उसको बिठा के पास में बिठा के और उससे बात करती थी, क्योंकि वो भी मेडिटेशन करती थी मेरे साथ। और शुरू से ही जो भी, जैसा आज 24 घंटे में मैं कुछ सीखा होगा, यदि अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं कुछ एक शब्द सीखा होगा, मैं तुरंत जाके उसके साथ शेयर करने का शुरू से मुझे एक आदत थी। तो उसी ढंग से मैं उसको बिठा के मैंने बोला, बेटा आपके अंदर कुछ नया नया चीजें पैदा हो रही है, एक बार देख सकते हो? तो उसने खुल के एक दिन बोला, मम्मा यस मेरे भीतर जलसी आ रही है मम्मा। मैंने बोला अब ये आपके भीतर आ रही है बेटा, ये कहाँ से आ रही है? कहती है भाई आ गए ना, सब लोग उसी को प्यार करने लगे हो, मम्मी पापा और नानी नाना सब लोग उसी को प्यार करने लगे। पहले तो चिन्नी चिन्नी बुलाते थे, अब बाबू के पीछे। फिर मैं समझा देती थी छोटा सा बेबी को अभी केयरिंग का जरूरत है, अब पहले भी उस मंथ्स में आपको ऐसे ही केयर किया गया करके, फिर फोटोज दिखाया। प्रूफ हम ज्यादा नहीं दिखा पाएंगे मदर्स, माय डियर मदर्स, बट हम समझा पाएंगे उनको उन स्थिति में जाके। फिर मैं धीरे धीरे उसके साथ ऐसा एक्सप्लेन करते हुए, छोटा सा बेबी जो भी हो, फिर कहीं पे भी मुझे एग्जाम्पल दिख रहा होगा, यदि बस में जा रही हूँ, मेट्रो में जा रही हूँ, छोटा सा बेबी को केयरिंग की जरूरत है। अब आप क्या खा सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, कुछ भी अपने आप कर सकते हो, बट बेबी उठ नहीं पाती तो तब तक जरूरत है। इस तरह की आपका और भाई का कोई वो नहीं है, रिलेशन हमेशा प्यार से होना चाहिए। और विदाउट रीजन वो आपकी भाई नहीं बन के आया, तो सोल साइंस का ऑलरेडी उसके पास सब्जेक्ट है, तो इजीली समझ लेती थी। फिर एवरी डे मैं ये पूछती थी, बेटा अब जलसे का परसेंटेज क्या कितना है? मम्मा थोड़ा सा कम हो गया, अभी है। तो ये ऐसा डिफरेंट
यही लैंग्वेज रहता था हम लोगों का। फिर धीरे धीरे वो खुद बोलने लगी, मम्मा मेरा जेलसी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो एक बार मेरे से ऐसा शब्द निकला, उसके साथ कुछ शेयर नहीं कर रही थी समथिंग, क्योंकि पेरेंट्स हम भी तो बच्चे ही है ना, हम भी बहुत बड़ा वो मेच्योर्ड बनने की जरूरत नहीं है, हम भी कहीं बात जाने अनजाने में शब्द बोल देते। तो कहीं ऐसा एक बार मेरे मुंह से निकला, बेटा जलसी की वजह से तुम भाई को ऐसा हैंडल किया। कहते नो मम्मा, दिस इज योर मिस्टेक। आपको ऐसा लगा, बट मेरे अंदर जलसी अब नहीं है। तो इट्स वंडरफुल मोमेंट। उसके बाद मैंने वो शब्द हटा ही दिया, उसके अंदर से जलसी का शब्द हट ही गया। थैंक यू, फीलिंग ग्रेट शेयरिंग विथ यू ऑल। राइट यस, तो जेलेसी को आपने डील किया। यस देवजानी जी, लगता है आपने भी, क्योंकि आपके भी 2 बच्चे हैं, तो आपने ऐसा कुछ फेस किया और उसको कैसे डील किया? यस यस मैडम, मेरे 2 बच्चे हैं। एक अभी 20 साल की है, एक 14 साल की है। और ये यात्रा शुरू हुई थी, जो 20 साल की है अभी वो 10 साल की थी। और अभी सेकंड जो बच्चा है वो उसी एज में फिर से आ गई है, वो 14 साल की हो रही है। तो मेरा 2 तरह का एक्सपीरियंस है और मैंने 2 तरीके से दोनों को हैंडल किया। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, सभी माँओं की तरह मैं भी एक रिएक्टिव मदर थी। सभी माँ जैसे चाहते हैं कि अपने बच्चे सही रास्ते पे जाए, पढ़ाई करे, मोबाइल यूज़ ना करे, फेसबुक के ना आए, ये सारा कुछ जो था ये सब मेरे अंदर था। और मैं हर तरह की कोशिश ये करती थी कि इसको मोबाइल नहीं देना है। तो बड़ी वाली बेटी जो मेरी एक कैरेक्टर है वो इंट्रोवर्ट है, वो आपका हर बात को हाँ बोलेगी। इसका कैरेक्टर धीरे धीरे मुझे पता चला एक्चुअली बाद में। तो मुझे लगता था कि ये मेरे बात में, मैं जो इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ये समझ रही है, क्योंकि रिएक्शन नहीं है, कुछ बोल नहीं रही है मेरे काउंटर में, कुछ मैं जो बोलना चाहती हूँ वो उसका सुनती भी है। तो मुझे लगता था कि मेरी बच्चा सब कुछ समझ जा रही है। लेकिन मेरी छोटी वाली और बड़ी वाली में गैप क्यों की है, तो मेरा ज्यादा अटेंशन मेरी छोटी वाली बेटी में था, क्योंकि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं पिछले 10 साल से। तो दोनों बच्चों को मुझे ही पालना है, तो कहीं ना कहीं मेरा अटेंशन छोटी की तरफ ज्यादा है और बड़ी तरफ थोड़ी सी कम है। लेकिन मुझे बाद में ये पता चला, लेकिन शुरू से मुझे ये लगता था कि मैंने अपनी दोनों बच्चों को सही से पाल रही हूँ। लेकिन जब मैं ध्यानी बनी 2011 में जब मैं ध्यानी बनी, तो मेरे ऊपर मेरा अवेयरनेस बढ़ी। खास करके मैं ये बताना चाह रही हूँ, मेरा मैसेज यही है फ्रेंड्स सबको, कि जब मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि मेरे भीतर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। तो मेरा बच्चा जो इंट्रोवर्ट है, वो जो मुझे नहीं बता रही है कुछ भी बात अपने भीतर की, ये धीरे धीरे उसके भीतर घर करता रहा। तो ग्रेजुअली वो बड़ी होती गई एंड उसके मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बाहर की जो बच्चों की इम्पैक्ट है इसके ऊपर आ रही है। बच्चों को मोबाइल चाहिए, फ्रेंड अगर मोबाइल ले रहे हैं तो इसको भी चाहिए, लेकिन ये बोल नहीं पा रही है। और मुझे बड़ा तरीके से बताती थी कि मेरे फ्रेंड्स फेसबुक में है, मेरे फ्रेंड्स व्हाट्सएप में है, मेरे फ्रेंड्स की बॉयफ्रेंड है। तो मैं उसको ये समझाती थी कि बाबा ये एज नहीं है। तो वो बहुत ट्रिकली मुझे बताती थी कि मेरा रिएक्शन क्या है। तो मैं इसको कभी गुस्से से भी हो कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, कभी प्यार से भी हो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उससे वो ये मैसेज मिलता था कि मम्मा ये सब चीज अलाउ नहीं कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहती थी कि बाहर की जो बच्चे हैं वो कुछ कर रही है और मम्मी जो माँ जो है वो और कुछ बोल रही है। तो ग्रेजुअली उसके भीतर ये पनपता रहा। ये ग्रेजुअली जब 7th में 8th में ऐसे आती गई ना, तो ये उसके अंदर था ये चीजें, कंफ्यूजन। लेकिन जब ध्यानी में बनी, जब अवेयरनेस मेरी अपने ऊपर बढ़ी, तो मैं और मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ चल रहा है। तो और उसकी अवेयरनेस बढ़ने के कारण उसकी फेस से, इसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे समझ में आता था समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन हर माइंड, कुछ ना कुछ तो है। तो मैं उसको पूछती रहती थी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो कभी कभी कुछ चीजें मुझे ऐसा पता चलती थी कि जो कि ये रॉन्ग कर रही है। एंड वो उसको जब समझाने की मैंने कोशिश किया कि ऐसा क्यों कर रही है, ये नहीं करना चाहिए, तो वो ब्रस्ट होती थी। ब्रस्ट मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते ऐसा ब्रस्ट होती थी। फिर वो नॉन स्टॉप मुझे बोलती थी
तो थैंक्स टू मेडिटेशन मुझे ये अवेयरनेस कैसे आ गई पता नहीं, कि मैं वो जो भी बोलती थी उसको मैं सिर्फ सुनती थी। मतलब लिटरली वो मुझे बहुत कुछ बोलती थी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप क्या डिफरेंट मदर हो दूसरे मदर से, वो कुछ बच्चे दूसरा कुछ कर रहे हैं, उनकी माएँ क्या माएँ नहीं है, आप सिर्फ मदर हो, आपका सिर्फ क्या केयर है मेरे तरफ, वो उनकी माएँ क्या उनको केयर नहीं करती। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करती थी और लाउडली बोलती थी और रिएक्ट करती थी और रोती रहती थी। इतना रोती थी कि सांस फूल जाते थे, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी उसकी काउंटर अटैक में नहीं होती थी कि क्यों बोल रही है, मुझे ऐसा क्यों बोलती है। क्योंकि मैं ये क्वेश्चन अपने आप करने लगी कि क्या ये जो बोल रही है मेरी ईगो हर्ट हो रही है या सचमुच वो किसी सिचुएशन को फेस कर रही है। ये और ये सारा फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रही बिकॉज ऑफ ओनली मेडिटेशन, क्योंकि हम लोग करते थे तो अपने ऊपर हम ज्यादा काम किए हैं। तो फिर वो जैसे पूरा रो रो के हाल उसका बुरा हो जाता था, फिर मैं उसके पास जाती थी। मेरे को कुछ बातें पता चली थ्रू मास्टर्स कि बच्चों को हक चाहिए, एक्चुअली बॉडी टच बच्चों को चाहिए। जैसे जैसे बच्चे टीन एज में आते हैं उनको बॉडी टच चाहिए, लेकिन हम माए क्या करते हैं, बच्चा जब तक छोटा है 5-7 इयर्स का है तब तक तो बहुत चिपक उनको गोदी में रखते हैं, किश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे को बड़ा होता है उसको हम, और ये हमें पता भी नहीं था। तो ये जब मुझे पता चला, मैं अपने आप को इतना सेमलेस फील कर रही थी। अभी भी मेरे अंदर ये रिएक्शन हो रही है कि मैं कैसी माँ हूँ कि मेरा बच्चा मेरे से खुल नहीं पा रहा, मेरे से इतना डिस्टेंस हो गया। मैं फील करती थी वो डिस्टेंस जो उसका और मेरे बीच में था। तो फिर मैं जाके पहले उसका यही काम किया कि मैं उसको हग किया। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं अपना बच्चे के बारे में बोल रही हूँ। जब मैं उसको हग करती थी ना, वो और रोती थी और मैं उसको रोने देती थी। और उस टाइम मैं अपनी एक्सपीरियंस एक ऐड करना चाहूंगी। मेरे बचपन में मेरे साथ बहुत इमोशंस मेरे अंदर थे और मैं छुप के जाके रोती थी। क्यों, जब हम रोते हैं तो माएँ मना करती, क्यों रो रही है, इसलिए रो रही है, तो वो रोना और आता था। तो ये फीलिंग ऑलरेडी मुझे पता था कि किसी के सामने वो याद आया एक्चुअली मेडिटेशन करने से कि मेरा बचपन भी ऐसा था कि मैं अपनी इमोशंस को किसी के सामने, क्योंकि मेरा सिस्टर भी नहीं है, मदर के साथ हम इतना यूज टू नहीं है कि अपनी इमोशंस को बोल सके, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये कमी थी। तो मेडिटेशन से मुझे अपनी बचपन याद आया, जिसके साथ मैं अपनी बेटी के साथ कनेक्ट हुई। और जब भी वो रिएक्ट हुई तो मैं उसको पहले जाके हग करना, अपनी छाती से लगा लेना। मैंने बहुत टाइम ऐसा देखा है कि वो मेरे पास आती थी लेकिन हम उसको मैं दूर करती थी, क्या टच कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है। वो टच बच्चों को चाहिए। तो फिर वो और चिपक के मुझे रोती थी एंड फिर मैं उसको समझाने की कोशिश करती थी कि कहाँ पे क्या करना है। ऐसा नहीं कि तू यहाँ रॉन्ग जा रही है। पहले तो रिएक्ट मैंने करके देखा कि ये सही रास्ता नहीं है, फिर ध्यान से हमें ये समझ में आया कि रिएक्शन से काम नहीं होता है। बच्चों से उनके लेवल पे जाके उनकी सिचुएशन की मेंटालिटी को समझ के जब हम उनसे बात करते हैं, उनकी लेवल पे जाके कि एक्चुअली उनके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि माँ कुछ बोल रही है, सोसाइटी में चल कुछ रहा है, क्या करेगा बेचारा बच्चा। बार बार हर एक बार माँ की हमारी जो चल रही है, मैं हर बार यही बोलती हूँ, हमें बच्चों की लेवल पे आके उनको समझना पड़ेगा, तभी हम अपनी बच्चों की जो इमोशंस है उसको समझ सकते हैं, उसको डील कर सकते हैं। ये तो मैंने जो इंट्रोवर्ट चाइल्ड जो है मेरी उसके बारे में बताया। जो मेरी छोटी वाली है वो हर बात को रिएक्टिव है, हर बात को वो बोलती है, आप उसको कुछ बोलो तो तुरंत वो बोलती है। तो उसकी माइंड में क्या चल रहा है मुझे पता चलता है कि हाँ इसकी माइंड में ये चल रहा है, क्योंकि वो हर क्वेश्चन का आंसर या हर एक्शन का रिएक्शन देती है। इसको मैंने कैसे ओवरकम किया कि वो क्यों रिएक्टिव है। जब मैंने उसकी फ्रेंड्स को देखा ना, फ्रेंड्स तो देखा कि उनकी मदर जैसे बिहेव करते हैं वो बच्चा वैसे ही बिहेव करती है। उनकी वे ऑफ टॉकिंग जैसे है मदर का, वैसे ही वे ऑफ टॉकिंग वो चाइल्ड में है। तो मैंने अपने ऊपर फिर काम करना शुरू किया कि अगर मेरी छोटी वाली रूडली बिहेव करती है, इसका मतलब स्ट्रांगली मैसेज ये है कि मेरा बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैं कहीं ना कहीं अपनी बच्चों को बहुत रूडली बिहेव करती हूँ, तभी मेरा बच्चा मुझे रूडली बिहेव करता है। तो फिर ग्रेजुअली मैंने अपने आप को बदला। वो कभी भी रिएक्शन हुए, मेरा कोई रिएक्शन नहीं है, गुस्सा नहीं है, बोल रही है ठीक है,
क्योंकि हमें क्या होता है, मदर को ईगो हर्ट होती है एक्चुअली। वो सही भी बोलता है ना, हमारा ईगो हर्ट होता है तभी हम ज्यादा रिएक्ट करते हैं। तो ये इसके ऊपर मैंने इस तरीके से उसकी जो एंगरनेस है, उसकी जो रिएक्टिवनेस है, उसको अपने ऊपर काम करके उसको समझा। एंड नाउ मुझे लगता है कि हम तीनों बेस्ट फ्रेंड है। बहुत बढ़िया। तो आपने कहा बच्चे के इमोशंस को हग करके उनको आराम से सुनकर और रोने से रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो इमोशंस फिर स्टक होने लग जाते हैं। तो अलाउ दैट इमोशंस, क्योंकि हमें भी बचपन में कहा जाता था कि रोना गलत है। और इवन बॉयज के लिए, बच्चे लड़के नहीं रोते, लड़कियां रोती हैं। तुम लड़की हो क्या? लड़की की तरह क्यों रोते हो? तो इमोशंस सबके लिए बराबर रहते हैं, और जब हम इमोशंस को दबाते हैं तो शायद वो अलग-अलग ग्रंथियां पैदा करते हैं, और बाद में बड़े होकर वो अलग तरीके से एक डाइवर्जन, एक परवर्शन लेके आते हैं। तो मैं इसी सिलसिले में आगे ये पूछना चाहूंगी कि जब हमारे साथ बच्चा, हम बोलते हैं, बदतमीजी कर रहा है, हमें इतना सुना रहा है, हमारे ईगो को हर्ट कर रहा है, हमें तो पता नहीं होता है, हमें लगता है हम माँ हैं, हम पिताजी हैं, और मोस्टली माताओं को ये फेस करना पड़ता है। तुम हमारे साथ हमारी बातों को सुन नहीं रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, और हमें बहुत हर्ट होता है। तो उस समय किरण जी, आपका कोई एक्सपीरियंस कि कैसे हमें करना चाहिए कि मतलब अगर बच्चा, कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को कुछ बोलना चाहते हैं, और टीन एज में खासकर बच्चा बिल्कुल अपनी ही डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों से मिलता है, एक नया रिलेशनशिप बना रहा है, और वहां पे अगर हमने कुछ कहा तो वो सारे, मम्मा आप नहीं जानते, आप रहने दो, आप ऐसे मत बात करो। तो वहां पे आपने ऐसा इस टाइप से कोई फेस किया तो जरूर शेयर करिए। यस, थैंक यू मैम। डेफिनेटली जो भी अभी देवजानी मैम, दीप्ति मैम एंड महेश्वरी मैम के एक्सपीरियंसेस रहे, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूँ। और बच्चों को एक्सपीरियंसेस, जो भी बच्चों के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको एक सही गाइडेंस देना, ये हर एक माँ का फर्ज होता है। और जहाँ तक बच्चों के इस तरह से अब्रप्टली बिहेवियर या कुछ भी एक्साइटेड बिहेवियर होता है, वो डेफिनेटली मैंने भी फेस किया, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि मेरा एक बेटा है और वो सिंगल चाइल्ड है। तो एब्रप्ट बिहेवियर्स बहुत रहे, और मैं तो ध्यान में अभी रिसेंटली कपल ऑफ इयर्स पहले ही आई हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे रहता था कि कुछ भी ऐसा बिहेवियर जब बच्चे का होता था, स्पेशली ही नीडेड समबडी टू प्ले विद, उसको चाहिए था कि भाई सब बच्चों के भाई बहन होते हैं, तो मेरे साथ क्यों नहीं है, मुझे भाई बहन चाहिए। और सिंगल चाइल्ड की अपनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, इमोशनल आउटबर्ट्स बहुत होते थे। और जब कभी ऐसा कुछ फ्रस्ट्रेटिव एपिसोड होता था, तो क्योंकि मैं ध्यान से पहले का आपको बताऊं कि मैं खुद भी बहुत इरिटेट हो जाती थी, क्योंकि फिजिकल हेल्थ इश्यूज मेरे भी रहे हैं। और मेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं होता था। मैं क्या उसको बताऊं कि मतलब मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। और आई थिंक पेरेंट्स तभी फ्रस्ट्रेट फील करते हैं जब उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। बच्चे कुछ कुछ क्वेश्चन मार्क्स पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, और जब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता तो हम सिर्फ मतलब लड़ाई झगड़ा मार पिटाई शुरू कर देते हैं बच्चे के साथ में। तो मेरे साथ भी ऐसे होता था कि मैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन पलट के जवाब दे देती थी, कई बार हाथ भी उठ जाता था जब छोटा था। देन आई रियलाइज्ड कि वो सब एपिसोड के बाद में मैं खुद इंटरनली बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी, कि मैं खुद को एज अ मदर एक फेलियर महसूस करती थी, कि मैं नहीं वो सब अचीव कर पा रही हूँ जो मुझे अपने बच्चे को देना चाहिए। एक बच्चा है, उसके लिए भी मैं अगर मतलब नहीं कर पा रही हूँ। बीइंग अ टीचर, बीइंग मदर, एन एजुकेटेड मदर होके भी मैंने कहा मेरी एजुकेशन का क्या फायदा जब मैं इस सिचुएशन से डील नहीं कर पा रही हूँ। तो देन आई स्टार्टेड सीकिंग आंसर्स। मेरे को ऐसे सोचने पे मजबूर हुई मैं कि मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में। और जब मैं ध्यान में आई, उसके बाद का जो भी फेज रहा वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। कि मैंने जब इंट्रोस्पेक्ट किया, जब अपने अंदर झांका, तो मैंने पाया कि मेरी खुद की इतनी ब्लॉकेजेस रही हैं। बचपन में हम
खुद इतना रिस्ट्रिक्टेड एटमॉस्फेयर में रहे हैं कि अपने पेरेंट्स से हम खुल के बात नहीं कर पाते थे, या कभी कुछ क्वेश्चंस पूछते भी थे तो हमें भी स्नब ऑफ कर दिया जाता था कि नहीं, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ये तुम्हारे कहने की बात नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो हमने भी ग्रेजुअली अपनी लाइफ में सीखी हैं, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। बुलिंग जैसे बच्चों के साथ में होता था, चाइल्डहुड अब्यूजेस, और ये सब चीजें हमें बताने वाला कोई नहीं होता था। तो ग्रेजुअली हमने भी सीखी ये सब चीजें। और एक बेसिक डिफरेंस जो मुझे महसूस होता है रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन में, बच्चों के पालन पोषण में, वो बेसिक डिफरेंस जॉइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम का भी मुझे लगता है कि जो बच्चा जॉइंट फैमिली में पला बड़ा होता है उसको वो विभिन्न तरह के जो अनुभव होते हैं वो फैमिली के अंदर ही मिल जाते हैं। जो डिफरेंट जनरेशन्स का एक एक्सपीरियंस होता है, दादा दादी के साथ अलग एक्सपीरियंस होता है बच्चे का, अपने माँ बाप के साथ अलग तरीके का होता है, भाई बहन के साथ अलग तरीके का होता है। तो वो विभिन्न तरह का एक अनुभव का एक्सपोजर उस बच्चे को मिलता है। जबकि न्यूक्लियर फैमिली में एक बच्चा है, हस्बैंड वाइफ हैं, वो ही आगे पीछे हमें वो दिखता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बच्चे के साथ में हम लोग कुछ ओवर प्रोटेक्टिव रहे। हम बहुत ऐसा सोचते थे कि हम पैसे से सब कुछ उसको खुशियां दे सकते हैं, जो उसने कहा वो उसे दे दिया, खिलौने ला के दे दिए, किताबें ला के दे दी, भूलता बाता चीज उसके सामने पहले थी। बट उस सब चीज से उसको पाए, उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती रही। वो क्या चीजें थी, वो चीजें मैंने खुद ध्यान में आने के बाद रियलाइज की कि मुझे बच्चे को अपना समय देना है, अपना क्वालिटी टाइम देना है। स्कूल से आने के बाद में मैं खुद ही इतना एग्जर्टेड होती थी कि मैं आने के बाद उसे कहती थी कि अभी आधा पौना घंटा मेरे से बात मत करना बिल्कुल, जब तक कि मैं खुद रिलैक्स ना हो जाऊं। तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चा भी तो स्कूल से आया है, उसके भी अपने मन में उसकी कुछ बातें होंगी, तो आई नीड टू शेयर ऑल दोज थिंग्स। तो अब चाहे मुझे कितना भी पहली चीज तो ये कि ध्यान में आने के बाद अब थकान ही नहीं होती है, आई एम एनर्जेटिक फुल डे लॉन्ग। और उसके अलावा जब भी वो आता है तो एक कनेक्टिविटी फील हुई है उसके साथ में। और हम क्वालिटी टाइम जो शेयर करते हैं जिसमें कि बच्चा अपनी बातें भी शेयर करे। अब जैसे कि वो 10th स्टैंडर्ड में है तो टीनेज में है, ही इज हैविंग फिजिकल चेंजेस आल्सो। जो भी टीनेजों के फिजिकल बॉडीली चेंजेस हैं वो फ्रेंड्स के साथ में भी इतना ओपनली नहीं शेयर कर सकता। और अगर पेरेंट्स भी उससे एक डिस्टेंस रखें, या हम यही एक डिस्टेंस बना के रखें कि नहीं हम बड़े हैं और तुम छोटे हो, तो बच्चा जो है वो फिर कोई और रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। तो बेसिकली जो मैंने पाया कि हमें स्पेशली टीनेज बच्चों के साथ में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखना चाहिए। बच्चे को ये लगे कि सबसे अच्छा फ्रेंड मेरा मेरे पेरेंट्स ही हैं। तो एक फेथ डेवलप करना बच्चे के साथ में, उसको एंगेज करना, उसको इन्वॉल्व करना, उसको एक थॉटफुल बीइंग के रूप में अपने साथ रखना, उसके साथ विचार साझा करना, किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे उसको ये कह के ना पलट देना कि नहीं तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है, ऐसे नहीं। बट उसको इन्वॉल्व करना चीजों के साथ, उसको कुछ भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस में उसे शामिल करना, फैमिली के डिसीजंस में उसको कोई टारगेट देना, उसको कोई टास्क असाइन करना कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इसे करना, उसको पूरी फ्रीडम देना उसमें। बच्चे के मन में पीछे ये डर नहीं रहना चाहिए कि मैं मेरे को यदि ये काम दिया गया और अगर मैं इसमें फेल हो गया या मैं नहीं कर पाया तो मुझे मम्मी पापा डांटेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि हम भी अगर वो काम करें, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम कोई टास्क लेते हैं और हम भी उसमें नहीं प्रॉपरली अचीव कर पाते, तो हम अपने को तो इतना सिवियर पनिशमेंट नहीं देते ना कभी भी, जितना हम बच्चों के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम में संवेदनशील होकर ये सोचना कि बच्चा एटलीस्ट जो भी कुछ उसकी कैपेबिलिटीज हैं उसको एक्सप्लोर कर रहा है। तो मैं कंक्लूड करते हुए यही कहूंगी कि बच्चे को हमेशा स्पेशली टीनेज में बच्चे को एक ऐसा टाइम वो होता है कि उसकी क्रिएटिव एबिलिटीज जो हैं वो बाहर आ रही हैं। एक स्प्राउट जैसे होता है, जैसे एक बीज में से वो स्प्राउट्स निकलते हैं और उनके अंदर इमेंस कैपेबिलिटीज होती हैं। पता नहीं कितनी भरपूर उनके अंदर काबिलियत छुपी होती है, जिसको कि हम बाहर खिलने से पहले ही हम दबा देते हैं, हम उसको
आगे बढ़ने ही नहीं देते। तो वो स्प्राउटिंग पीरियड होता है टीनेज का, जो आई थिंक एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बेस्ट पीरियड, सबसे फ्लावरिंग पीरियड, सबसे प्रोडक्टिव, सबसे क्रिएटिव पीरियड होता है, जिसको कि हर माँ बाप को एक्सप्लोर करने देना चाहिए और बच्चे की बेस्ट आउटपुट उसमें से निकल के आए। उनको स्पेस देना चाहिए, उनको हमेशा अपने से चिपका के रखना भी ठीक नहीं है। एक बहुत ही थिन लाइन होती है कि जिसमें आप बच्चे को प्यार करें। मैं देवजानी मैम से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बच्चे को हग करना चाहिए, बच्चे को प्यार देना चाहिए, लेकिन एक बहुत ही सटल, एक सूक्ष्म सी एक लाइन होती है जिसमें कि बच्चा कहीं ये ना समझे कि हमें हमेशा ही ओवर पावर करके रखा जाता है, या हमें हमेशा मम्मी साथ साथ ही घूमती रहती है, या हमारे सिर पे ही बैठी रहती हैं। वो वाला एक फीलिंग नहीं आनी चाहिए बच्चे में। तो उनको एक अपना स्पेस भी देना बहुत जरूरी है, एक ऐसा स्पेस जिसमें कि बच्चा एकांत में शांत बैठ के ये रिफ्लेक्ट करे खुद पे कि मुझे किस सिचुएशन में किस तरह काम करना चाहिए। फैमिली यूनिट की इम्पोर्टेंस उसको समझाई जाए, क्योंकि आजकल जो टाइम है उसमें स्पेशली कोविड टाइम में तो मुझे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि बच्चे फैमिली के साथ रहे। हमें लगा कि भाई ऐसा टाइम है, लेकिन डेफिनेटली इस दौरान बच्चों को फैमिली टाइम मिला, पेरेंट्स साथ में रहे, और उस दौरान तो ये बहुत जरूरी था कि हम एक बॉन्डिंग अपने बच्चों के साथ क्रिएट करें, जिसमें कि बच्चों को फैमिली की इम्पोर्टेंस समझ में आए, उनको इमोशनल सपोर्ट क्या चीज होती है जो फैमिली दे सकती है, जो उन्हें बाहर कहीं नहीं मिल सकती। तो पूरी दुनिया में बच्चा चाहे कहीं भी घूम आए, लेकिन अगेन ही और शी फॉल्स बैक टू द पेरेंट्स। तो वो जड़ जो है, पेरेंट्स जो हैं वो जड़ हैं जहाँ पे कि बच्चा वापस आ सकता है, वो सेंटर से जुड़ा रहे, कहीं भी उसको एक्सप्लोर करने दें और सेंटर से जुड़े रहें। ध्यान में मैंने ये चीज सीखी है कि हम भौतिक जगत में जितना मर्जी हम पेरिफेरी पे घूमते रहें घूमते रहें घूमते रहें, बट अल्टीमेटली वी आर जॉइंड, वी आर कनेक्टेड टू द सेंटर। तो मैं तो इस चीज के लिए ध्यान से मुझे जोड़ने के लिए PSSM के सभी सीनियर मास्टर्स की बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे एक सही रास्ता दिखाया, जिसके चलते मैं अपनी फैमिली में अपने बच्चे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन लॉज के साथ बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हूँ। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ध्यान में, मतलब कहने की तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम अब रह ही नहीं गई है। कितना सुंदर क्लैरिटी वाला रास्ता मुझे मिला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वो बात मैडम बहुत डिटेली बता दिया किरण मैडम ने। मैं कुछ दूसरा पीर प्रेशर कैसा रहता है उसके बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बेटी 10th क्लास तक मेरे पास थी विशाखापट्टनम में। +1 +2 के लिए वो बिरला बालिका विद्यापीठ पिलानी गई थी। ये साउथ से बिलोंग करती है। साउथ में हम थोड़े मोटे रहते हैं, थोड़ा ऐसा डिफरेंट फीचर्स। वहां जाने के बाद वो पिलानी में सारे स्टेट से लोग हैं, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया से हैं। तो वहाँ सारे लोग गोरे पतले और लंबे बाल, सॉफ्ट हेयर ऐसा। तो वो पीर, लेकिन एक क्या, तो साउथ में सब लोग ऐसे ही रहते हैं क्या, काले रहते हैं क्या, मोटे रहते हैं क्या, ऐसा बाल रहता है, ऐसा कुछ लोग बोलने लगे। इनिशियली वो कुछ इतना माइंड नहीं करती थी, लेकिन ज्यादा लोग ऐसे बोलने के बाद वो अपने आप को, हाँ मैं काली हूँ, मोटी हूँ, हाइट कम हूँ, ऐसा अपने आप को वो भी उस थिंकिंग में चली गए। और जब भी वो फोन करते थे, अच्छा ठीक है ना, अच्छा पढ़ाई हो रहा है ना, कैसे हो, ऐसा करके मैं अपना काउंसलिंग्स में इसमें बिजी रहती थी। वो बार बार फोन करती थी, कुछ बोलना चाहती थी, हाँ ठीक है माँ, ओके ठीक है, तुम बिजी हो ना, करके फोन रख देती थी। तो मुझे कुछ दिनों के बाद लगा ये कुछ बोलना चाहती है करके मैं, क्या तुम क्या है या क्या चल रहा है पूछे। तो तब बोले, क्यों माँ, मैं क्यों इतना खाली पैदी हुई हूँ, क्यों साउथ में हम सब लोग मोटे क्यों रहते हैं, क्यों पतले नहीं रहते, ऐसा करके। यार सब लोग, तुम वहां पे कौन सा ग्रुप पढ़ रहे, तुम मैं तो ह्यूमैनिटीज, वो कुछ बच्चे साइंस, ऐसे डिफरेंट स्ट्रीम में है ना। ऐसा ही लोग, कुछ लोग ऐसे काले रहते हैं, कुछ लोग गोरे रहते हैं, कुछ लोग डिफरेंट एक्सपीरियंस के लिए हम खुद चुन के आते हैं। कलर में कुछ नहीं है, सब बोली हूँ तो नहीं, लेकिन यहाँ तो कलर में बहुत है। बॉडी अच्छा पतले रहे तो एक तरह देखते, नहीं तो एक तरह देख रहे करके। तो मैं बोली, तुम तो देखो बहुत अच्छी हो बात करने में, काउंसलिंग्स करने में, लोगों से मिलने में, उनसे कुछ प्रॉब्लम है तो उसको तुम समझाने में बहुत एक्सपर्ट हो। अगर कोई तेरा फ्रेंड्स बाहर की सुंदरता देख रहे तो
तुम उसको छोड़ो। बाकी सारे फ्रेंड्स जो है तुमको अपने आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तुम जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करने वाले फ्रेंड्स के साथ तुम ज्यादा टाइम बिताओ, और तुम अपना टाइम एक्चुअली अच्छी तरह का प्रोग्राम्स में एंगेज करो। तुमको बहुत सारे टैलेंटेड है ना, अच्छा पेंटिंग्स करते हो, अपना अच्छा ड्राइंग्स करते हो, तुम क्यों वो सब तुम भूल रहे हो? तुम इनर ब्यूटी तेरा पास बहुत ज्यादा है, आत्म सौंदर्यता बहुत है, तुम क्यों वो भूल रहे हो करके। तो ऐसा नहीं, तुम मेडिटेशन सब कुछ भी हो मेडिटेशन से लिंक कर देते हो, ऐसा सोल कॉन्सेप्ट बताते हो करके पहले आर्ग्यू करते थे, लेकिन बाद में वो सोचने लगे, जैसा किरण मैडम बोला, हम उसको कुछ टाइम देना चाहिए। तो उस टाइम के बाद वो अपने आप सोचने लगे, अच्छा मैं क्यों अपना टाइम ऐसे फ्रेंड्स के बातों पे वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, साउथ में तो सब लोग ऐसे ही रहते हैं, सब अच्छा अच्छा अपना पोजीशन हासिल कर रहे हैं, तो सुंदरता में क्या है करके वो अपना सारे टाइम अच्छा फ्रेंड्स चुनने में, और जो अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं वैसा फ्रेंड्स को चुनना, और अपना पूरा टाइम बाहर कम्युनिकेशन स्किल्स पे यूज किया, और बाहर प्रोग्राम्स में प्रेजेंटेशंस देना सब। कुछ दिन में वो फोन करके बोली, हाँ माँ तुम जो बोले हो वो सही है, एक्चुअली हम अपना स्किल्स, हमारे अंदर जो भी टैलेंट है उसको हम बाहर माने निकाल के वो उसको हम एग्जिबिट करें तो लोग अपना फिजिकल ब्यूटी नहीं देखते। अभी सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छा दोस्ती करते हैं, और नेहा नेहा करके मेरा पीछे घूमते हैं, और टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं बाहर कॉम्पिटिशन्स में ज्यादा ऐसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंस मुझे दे रहे हैं करके। देखिए मैंने उसका जो फीलिंग, पीर प्रेशर से वो जो फील करती थी, अपने आप को अलग महसूस करती थी, वो एनर्जीज तुम अपना पॉजिटिव क्वालिटीज जो है उस पर तुम ध्यान देना शुरू करो बोले तो बहुत, माने पहले से जहाँ 10th तक वो जैसी थी वहां जाने के बाद और वो माने टॉकेटिव बन गया, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा दिया, और बाहर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। वो लैंग्वेज का जो प्रॉब्लम वो महसूस करती थी, साउथ से हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा हिंदी में भी डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने लगी। मैंने उसका जो नेगेटिव जो फ्रेंड्स दिखाया था उसी को उसने अपना पॉजिटिव कैरेक्टर्स बदल दिया, और बहुत अच्छी तरह वो अपना इनर ब्यूटी को बढ़ाया, सब लोगों को ध्यान सिखाई, सब लोगों को एक्चुअली इनर ब्यूटी क्या रहती है, अपना ईच चाइल्ड में एक यूनिक क्वालिटी रहता है, उस पे हमको काम करना चाहिए, ये सब बहुत अच्छा काउंसलिंग्स भी लेना शुरू कर दे। ऐसा वो जो एक्चुअली पॉइंट आउट बॉडी शेमिंग में वो बहुत फील करती थी, इनर ब्यूटी इज द इम्पोर्टेंट थिंग करके वो बहुत अपने आप को रियलाइज करके बाकी बच्चों को भी वो खुद सिखाए थे। तो एक्चुअली बच्चे कुछ फील कर रहे हैं तो ऐसा बॉडी शेमिंग पे या पीर प्रेशर से, एक एग्जांपल है, कुछ लोग अपना कम्युनिकेशन पे कुछ भी हो वो हम समझ के उसको टाइम दे के समझाए तो वो खुद समझ सकते। और नेहा शी इवॉल्व सो मच, वो 6 months में इतना बदलाव है उसमें, बहुत सारे जो मुझे भी मालूम नहीं था, वो इतना का टॉकेटिव है, इतना उसका स्किल्स है बाहर जाने का। शी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन MUNs, जो MUNs चलता है उस पे वो गई, बहुत सारे एक्टिविटीज में उसका टाइम देने लगे, और अपने आप को एक अच्छा सा आइडेंटिटी क्रिएट किया जिससे लोग उसका फिजिकल ब्यूटी भूल गए। तो एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है जो टीनेज में स्पेशली बच्चे अपना पीर इन्फ्लुएंस से अपने आप को जो जानते हैं उसको भूल के वो पीर प्रेशर में चली जाते हैं। तब हमको एक्चुअली समझ के टाइम दे के गाइड किया तो एक्चुअली दे कैन एग्जिबिट गुड क्वालिटीज, अपना इनर स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। वो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस है नेहा का फर्स्ट ईयर में। जी जी, सो इनर कनेक्टिविटी और मदर के साथ कनेक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो कई बार हम देखते हैं कि बच्चों के टीन एज में और मतलब उनके जब पीरियड्स का टाइम होता है तब वो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं और अलग-अलग तरीके से इमोशनल आउटबर्स्ट, और साथ में फिर उनका वेट गेन भी शुरू होता है। तो ऑलरेडी आपने ये कवर किया ही कि कैसे पीयर प्रेशर होता है। तो दीप्ति मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? यस मैम, फ्रेंड्स ने बहुत ही सुंदर पॉइंट्स कवर किया। जो टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है, सब बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के साथ टाइम देना। यदि हम बचपन से ही उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करते आ रहे होते तो टीनेज में आके हमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना नहीं पड़ रहा।
बचपन में क्या करती थी, आके होमवर्क, जैसे छोटी थी LKG UKG फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, होमवर्क लाके हेल्प करने के लिए बोलती थी मम्मा मेरा होमवर्क आप करो। फिर मैं बोलती थी नो बेटा, आपका होमवर्क आपको ही करना चाहिए। कहती नो, मेरे फ्रेंड्स का होमवर्क पेरेंट्स करते हैं, ड्राइंग करते हैं, अच्छा सा पूरा मैप्स बनाते हैं, तो उनका अच्छा मार्क्स आता है। फिर उसको पूरा बुक क्लोज करवा के मैं बिठा के समझा देती थी, यदि मैं करूंगी आपको कभी भी नहीं आएगा, आप करना शुरू करोगे, आज थोड़ा सा आएगा, कल और थोड़ा आएगा, परसों और थोड़ा आएगा, जितना भी आएगा वो आपके नॉलेज है, अदरवाइज मम्मा जो कर रहे हैं मम्मा का माइंड से आ रहे। इस तरह की बचपन से जो मैंने गाइड करके बच्चे को, चिन्नी को करवाई थी, डॉटर को, अब धीरे धीरे क्या हो गया, उसको एजुकेशन अपने आप, जैसे वो 10th क्लास एग्जाम्स दे रही है, कभी कभी मुझे तो शेड्यूल ही नहीं पता चलता, फ्रैंकली स्पीकिंग, कौन सा दिन एग्जाम है। नेक्स्ट डे एग्जाम होगा तो मुझे पहले दिन बोलेगी मम्मा नेक्स्ट डे मैं जा रही हूँ। मतलब कहीं सारे पेरेंट्स को मैं देखती हूँ, कब इवन ध्यान करने के लिए या कुछ भी करने के लिए बोलेंगे मेरे घर में 10th क्लास की बच्ची है, मैं वो 10th एग्जाम्स दे रही है, ऐसा बोलेंगे जैसे एक पता नहीं कौन सा शेर घर पे घुस गए, पता नहीं क्या भूकंप आने वाला है, 10th एग्जाम्स है, 12th एग्जाम्स है। इस तरह की एक भय उत्पन्न हुआ पेरेंट्स के अंदर, सेम बच्चे के साथ भी सेम यही सबके भीतर, बच्चे के अंदर भी यही क्रिएट हो रही है, 10th मतलब बहुत कुछ है, 12th मतलब बहुत कुछ है। लेकिन मैंने बिल्कुल ही फ्रीली छोड़ दिया उसको, वो अपने आप करती है, अच्छा कर रही है, बल्कि वो अच्छा करती है, इवन अपनी क्लास में भी सब बच्चे को सिखाती है। या मैच्योरिटी के बारे में एग्जैक्टली ये बात बहुत ही ओपनली हम सबको कवर करना चाहिए, क्योंकि जब वो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, जब चिन्नी का मैच्योर हुई, वो विलेज में थी, तेलंगाना में विलेज में थी, वेकेशंस के लिए गई थी समर में, तब हुआ। लेकिन मैं यही जैसा होमवर्क के साथ उसको गाइड किया शुरू से ही, उसी तरह मैं जब भी इसका बारे में जब भी मौका मिले मैं उससे डिस्कस करती थी, ये ऐसा होता है, ये साइंस सिस्टम है, और इसका पूरा सिस्टम में जितना उसकी एज की अकॉर्डिंगली जितना उसको समझ में आएगा उसके हिसाब से मैं पॉइंट्स ऐड करते गई। बहुत ही नॉर्मल चीज है बेटा, ये सिंपल है, पता नहीं मैं जब फिर मैं अपनी एक्सपीरियंस बता देती थी फ्रेंड्स, ये बहुत इजीली समझती थी, क्योंकि एक मदर को उस एज में ले जाके समझा देती थी। जब मेरे साथ ये हुआ, जब मैं मैच्योर हुआ, मेरी मदर रोते रोते मेरी बड़ी मम्मी को बुलाई, साथ में विलेज में बड़ी मम्मी को बुलाया, और वो दोनों रो रहे, मेरी बड़ी मम्मी और मेरी मम्मी रो रहे। मुझे समझ में नहीं आया ये रो क्यों रहे। फिर इस तरह की एक सिस्टम बनाया वहां पे, और ये क्यों रोया मुझे उस समय समझ में भी नहीं आया। वही एग्जाम्पल्स मैं अपनी डॉटर के साथ समझा देती थी, बेटा इतना सिंपल प्रोसेस है, लेकिन हमारा पेरेंट्स को नहीं पता चलता, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही हुआ था, उनके मदर के साथ भी ऐसा हुआ। तो ऐसा एक पैटर्न बना हुआ, एक बिलीव सिस्टम बना हुआ है, उसी प्रोग्राम में हम सब उसी प्रोग्राम में एक स्लेव की तरह आगे बढ़ रहे हैं। उस पैटर्न से बाहर आना होगा और सत्य को समझना है, तो पूरा बॉडी सिस्टम है। तो ऐसा समझाई पहले से ही। तो जब सेम मेरी डॉटर के साथ भी यही हुआ, जब मेरी मदर के पास थी तब ये मैच्योर हुई। सेम मेरी मदर ने भी बोला अरे तुम मैच्योर हुई अभी। फिर मेरी डॉटर ने उल्टा कर दिया मामला कि मम्मी को बिठाई, बहुत मतलब इतना सुंदर तरीके से उसने हैंडल किया, नानी ज्यादा घबराओ मत, जो मम्मी के साथ आपने जो टेंशन लिया, जब ये बॉडी सिस्टम है, ये आपके साथ भी हुई, आपके मदर के साथ भी हुई, और मम्मी के साथ भी हुई, मेरे साथ भी होगी, सिंपल है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इधर उधर किसी को बताने का भी जरूरत नहीं है करके उल्टा मेरी बेटी ने मेरी मम्मी को समझा के फिर मुझे आंध्रा से फोन किया, मम्मी आज मुझे स्टार्ट हुआ और सबसे पहले मैं आपकी मदर की रिएक्शन बता देती हूँ करके मेरी मदर को उसने कैसा हैंडल किया वो चीज उसने बताई। तो आई ऑलवेज फेल्ट ग्रेट। बचपन से मैं उसके साथ जो टाइम दिया, जो वैल्यूबल टाइम दिया, वो चीज अब वो एक हर चीज में वो मास्टर बनते जा रही है और दूसरे को समझाते जा रही है हर चीज में। उसके फादर मतलब कोई भी कभी कुछ ऐसा आके मजाक से भी बोले तो उसको कोई चीज ट्रिगर करे। जैसे एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे महेश्वरी मैम ने बोला कोई ब्लैक है, कोई छोटा हाइट की है,
जो चीज बच्चे में आपको कमी नजर आ रहा है, यदि उसको बोलोगे वो एकदम से ट्रिगर करेगी बच्चे को, फिर आपकी बात नहीं मानेंगे। उस चीज को ऐसा ना बोले, सॉल्यूशन बता दे। क्योंकि देखिएगा, अब हार्मोनल चेंजेस, टीनेज बच्चे में हार्मोनल चेंजेस आएंगे, उनकी डिफरेंट एनर्जीज, मूलाधार की एनर्जीज डेवलप होंगे। देखिए, ओपनली बात करना है यहाँ पे, उनको ये समझ में नहीं आएगा उनको कैसे हैंडल करना है, राइट, किस तरह की हैंडल करना है। और वो अकेले में डिफरेंट बिहेवियर होती है, सोसाइटी में डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, और ये भी नहीं पता चलता कि ये मदर के साथ शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं हर चीज ओपनली शेयर करती थी। बेटा, टीन एज में सबके साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सिम्टम्स होते हैं। उसको मैं क्या करती थी, मैं अपना एग्जाम्पल बता देती थी। इवन उस एनर्जीज को ऊपर वर्टिब्रे के, ये सब ध्यान के द्वारा बहुत सारे जो विजडम आया, फिर मैं बच्चे के साथ शेयर करने के, मतलब जो मूलाधार की एनर्जीज रीढ़ की हड्डी के द्वारा ऊपर तक लेके आके यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ जोड़ के सीधा हार्ट में मर्ज करते रहो। जब भी आपको ऐसा लगे कि मूलाधार में एनर्जीज हायर हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, उसको एग्रेसिव मोड पे लेके नहीं आना करके फिर मैं उसको समझा देती थी। वो प्रैक्टिकली भी करती है। उसी तरह उसके फादर या कोई भी स्मॉल थिंग भी बोले, वो फिर शेयर करने लगे, पापा अभी आपने जो शब्द बोले हैं ना, वो मुझे ट्रिगर कर रही है। मतलब एकदम फटाफट उसी टाइम क्लियर कट बोलती है वो ओपन, वो स्पेस क्रिएट करना चाहिए। कहीं पर भी हस्बैंड, यदि हस्बैंड नहीं समझ पा रहे तो मैं हस्बैंड के साथ बैठ के समझा देती, नहीं गर्ल्स का मेंटालिटी ऐसा होता है, स्पेस देना चाहिए, ऐसे ट्रिगर करने वाली बातें ना बोले, बल्कि हम लोग एक सपोर्ट मोड में देना चाहिए। उनकी खुद के अंदर इतनी सवाल होती है, टीनेज बच्चे में खुद के अंदर क्या हो रहे हैं उनको खुद को नहीं समझ में आता है। तो वो समझ सके, वो स्पेस देते हुए हमेशा मम्मी पापा मेरे साथ है, मेरा कोई एनिमी नहीं है, ये वाला जगह सब पेरेंट्स को लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो एवरीथिंग इज वेरी नेचुरल, मतलब कि ये बॉडी का ही एक सिस्टम है, और जो साइंस है वो एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, और पेशेंस के साथ। और तभी जो बच्चा है उसको हम ये ना कहें, कंडेम ना करें कि बस ये आप बात ना करें, मतलब गर्ल्स बॉयज डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारा चीज जो इमोशनल डिसबैलेंस के कारण हम उनको कहने लगते हैं, या कई बार जब हमको उनके रिलेशनशिप पता चलते हैं तब भी हम कई बार उनको बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं। तो बहुत बढ़िया। अभी हम हमारा समय हो चला है कुछ क्वेश्चंस का जो हमारे ऑडियंस की तरफ से आ रहे हैं, तो वो हम लेना चाहेंगे। कि जैसा कि अभी एक क्वेश्चन आया है कि क्या सिर्फ मेडिटेशन से हम अपने बच्चों के बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं? यस, किरण जी क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस क्वेश्चन के जवाब में यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली सिर्फ मेडिटेशन से हम बच्चों में चेंज ला सकते हैं। मेडिटेशन से, दिस इज एन इंटरलिंक्ड प्रोसेस। मेडिटेशन बेसिकली क्या है? मेडिटेशन इज नॉट समथिंग जो हमें करना है या एक काम है जो हमें करना है। मेडिटेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। तो वो बेसिकली एक तरीका है कि जिससे हम अपने जीवन को एक रेगुलरिटी देते हैं। तो जैसे हम अपने स्वभाव की बात करें, जैसे हम अपने परिवार के साथ में डीलिंग्स की बात करें, बच्चों के साथ डीलिंग्स की बात करें, तो डेफिनेटली इफ यू नो द वे आउट, अगर आपको तरीका पता है तो आप उसे इजीली अचीव कर सकते हैं जो भी कुछ आप पाना चाहते हैं। तो सिर्फ एक बच्चों की डीलिंग को एक इस तरीके से समझें कि आपको अगर कोई कला सीखनी है, मान लीजिए ड्राइंग सीखनी है या साइकिलिंग सीखनी है या आपको डांस सीखना है, तो आप को कुछ आता नहीं है तो आप उसमें एक महारत हासिल नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों को पालने में भी जैसे आपको सीखना है कि कैसे हमें बच्चों के साथ डील करें, तो ये तरीका है। ध्यान एक ऐसा तरीका है जिसमें कि आप जान पाएंगे, आपको वो रास्ता मिलेगा, आपको वो तरीका मिलेगा कि हमें उस वे ऑफ डीलिंग कैसे करनी चाहिए। मतलब आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है, आपको एक रोशनी मिल जाती है, आपको एक रास्ता मिल जाता है कि जिसपे आपको आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग हो जाती है। आपको इमिडिएटली क्लिक कर जाएगा कि यू नो दिस इज द वे आई हैव टू गो,
इस तरीके से मैं बात करूं, या जैसे ध्यान करते करते मैंने खुद पर्सनली अपने बोलने के तरीके में एक चेंज बहुत नोटिस किया। पहले मैं अब्रप्टली कुछ भी बोल देती थी, तो अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा शब्द, कहीं एक एक शब्द जो मैं बोलती हूँ, कहीं वो सामने मेरे बच्चे पर कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं डाल देगा, या मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव बोल रही हूँ बट उस टाइम उसकी मनस्थिति ऐसी नहीं है कि वो उसे पॉजिटिवली ले सके। तो शब्दों का चयन, किस तरीके से मुझे उससे बात करनी है, किस तरीके से मुझे उसके साथ में एक बॉडी लैंग्वेज, एक जो ऑरा स्ट्रांग हो जाता है हमारा ध्यान करने के बाद में, तो हम उस ऑरा से मैंने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि एक पॉजिटिविटी जनरेट करते हैं हम सामने वाले के प्रति। और स्पेशली बच्चों के साथ तो माँ का कनेक्शन होता ही है, एक कनेक्टिविटी हमारी है ही अपने बच्चों के साथ। तो बच्चे बहुत जल्दी इस चीज को महसूस कर लेते हैं कि मम्मी का ऑरा एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है या नेगेटिव वाइब दे रहा है। हम चाहे भले इस बात को ना समझें, लेकिन ये चीज मैंने रियलाइज की है कि बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, हमारे से भी ज्यादा ऑब्जर्वेंट बच्चे होते हैं। बच्चों को पता होता है कि किस बात पर मतलब मम्मी को अब गुस्सा आ जाएगा, किस बात पर मम्मी प्यार से बात करेंगी। तो बच्चे धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे देवजानी मैम ने भी बात की थी कि इंट्रोवर्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हम बच्चों को अच्छे से जानते हैं, लेकिन बच्चे हमें और भी ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा एक पॉजिटिव वाइब्स उनको देना, बिना बोले, बिना शब्दों का प्रयोग करे, हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, एक वो पॉजिटिव एनर्जी जो बच्चों की तरफ जा रही है। प्लस माँ होने के नाते मैंने ये चीज भी ऑब्जर्व की कि पहले मैं किचन में बहुत सारा कंफ्यूजन लेके घुसती थी। खाना बना रही हूँ तो साथ साथ में अरे इसका होमवर्क हुआ कि नहीं, अरे यूनिफॉर्म, कल स्कूल जाना है, ये करना है, वो करना है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंफ्यूजन जो मेरे दिमाग में चल रहा है, और साथ साथ खाना बनाई जा रही हूँ और फिर मैं दे रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक क्यूमुलेटिव कंफ्यूज्ड एनर्जी वाला जो खाना मैं बच्चे को दे रही हूँ, वो चीज मैंने ध्यान में आने के बाद रियलाइज की कि नहीं, मुझे इसमें चेंज लेके आना है। एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डेफिनेटली इट हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट पीस। घर में सुख शांति, और बच्चे के मन में वो टिमल्टस एनर्जी ना कन्वे करके एक पीसफुल एनर्जी हम डेफिनेटली पास ऑन कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई के पीछे पड़े रहना कि आपके मार्क्स आने चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, और जैसे दीप्ति मैम ने कहा कि 10th क्लास का बर्डन तो हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी एज इफ नॉर्मल क्लासेस में जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो सेम हियर। और कभी इस चीज का बर्डन हमें नहीं दिया, बिकॉज मैं हमेशा उसे ये कहती हूँ कि 10th क्लास इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बहुत इमेंस अपॉर्चुनिटीज आगे लाइफ में आने वाली हैं। और अब तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि बच्चा चाहे तो जरूरी नहीं है कि साइंस स्ट्रीम ही ले या कॉमर्स स्ट्रीम ही ले, बच्चा उन सबको क्लब करके इट कैन बी एन इमेंस पॉसिबिलिटी। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान एक वो पहली सीढ़ी है, वो रास्ता है जिस पर चलते हुए हमें चीज़ों की क्लैरिटी आती है, एक लाइट मिलती है, एक गाइडेंस मिलती है, जिससे कि हम अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है वो डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। यस किरण मैम, किरण मैम बहुत अच्छी तरह बताए थे ध्यान और बच्चों को पालने में क्या संबंध, क्योंकि ध्यान करने से पहले हम खुद को जान लेते हैं, खुद से प्यार करना सीख लेते हैं। जब हम खुद को प्यार करते हैं, बच्चों को और प्यार दे सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। जब खुद को समझते हैं, बच्चों को भी हम समझ सकते हैं। वो अवेयरनेस में हम रहते हैं हर चीज। जैसे किरण मैम बताए थे, जो बात हम बोलते हैं उस पर ध्यान रहता है, जो काम हम करते हैं उस पर ध्यान रहता है। जब हम इतना अवेयरनेस से सब कुछ करना शुरू करते हैं, बच्चे चिल्ड्रन जस्ट इमिटेट अस, तो अपने आप को वो देख के बिना हम कुछ बोले वो सब सीख लेते हैं। इससे ध्यान से बहुत बदलाव हमारे जिंदगी में आता है। वो बच्चे और परिवार पूरा वो सीख के बहुत अच्छा चेंजेस खुद में भी वो लोग देख सकते हैं। इसलिए ध्यान और चाइल्ड रेयरिंग बहुत इंटरलिंक्ड है। आई फील द सेम। मुझे लगता है मेडिटेशन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है जब
बच्चा 1 साल का होता है, कई बार हम देखते हैं कि बच्चा 1 साल का बच्चा भी काफ़ी गुस्सा करता है। कभी-कभी जब उसको हम फीड करते हैं तो कभी-कभी बच्चा पूरा मिल्क को बाहर निकाल देता है, और थोड़ा-थोड़ा और जब बड़ा होता है तो बच्चा बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखता है, रोता है। तो क्योंकि मेरी बेबी अब 6 साल की है, तो मैं देखती थी कि जब मेरे इमोशंस डिसबैलेंस होते थे और मेरी बेबी को जब मैं फीड करती थी वैसी स्थिति में, तो वो वॉमिट करती थी कई बार, और कई बार मैं देखती थी कि अचानक वो बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से रो रही है, या कोई चीज़ चाहिए उसको। तो मुझे समझ में आता था कि अब लगता है मुझे मेरा इनर जो है थोड़ा साइलेंस करना ज़रूरी है। अ, हमें लगता है कि बाहर में बच्चा ऐसा कर रहा है, बट जब आप बच्चे को लेके, अगर छोटा बच्चा है, क्योंकि मेरी बेबी अभी थोड़ी छोटे से बड़ी हो रही है, तो मेरे पास रिसेंट ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और मुझे लगता है बचपन से ही अगर मदर्स, या बोल सकते हैं बच्चे होने से पहले मदर मेडिटेशन में आते हैं, तो वो बच्चे के इमोशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि ध्यान में आने के बाद बच्चे गुस्सा नहीं करेंगे, रोएँगे नहीं, चिल्लाएँगे नहीं। बट मुझे लगता है उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे-धीरे कम होती जाती है, क्योंकि ये मैंने अपने बच्चे के केस में अप्लाई किया, और मैं बच्चे से उसी समय इमीडिएटली मेडिटेट करते हुए मैं उससे माफ़ी माँगती थी कि ओके मास्टर, प्लीज़ फॉरगिव मी, अगर मैंने आपको फीड करते समय इधर-उधर मैंने कुछ भी अपने थॉट्स रखे, तो मुझे मैसेज मिलता था कि आप अगर मुझे फीड कर रहे हैं तो गिव 100% हियर इटसेल्फ, आप इधर-उधर डिसबैलेंस मत करिए, और अगर आप डिसबैलेंस हैं तो किसी और को फीड करने दीजिए जो मेंटली स्टेबल है। तो मुझे लगता है इतना सारा एक बच्चा 1 साल में ही कम्युनिकेट करना, तो ये मेडिटेशन का ही पावर है, और मैं ऐसे जब डील करती थी तो वो सारी चीज़ें, वो सिचुएशन ज़ीरो हो जाते थे। तो मुझे लगता है मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के बड़े से बड़े इमोशंस को डील करने के लिए, और कई बार ये इमोशंस पास्ट लाइफ से भी कैरी हो सकते हैं। कई बार जब मदर प्रेग्नेंट रहती है तो मदर के अलग-अलग इमोशंस रहते हैं, वो भी कई बार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो वहाँ पे भी आप किसी का अगर एक्सपीरियंस है कि कई बार बच्चों में मदर के कुछ पैटर्न्स इम्प्रिंट हो जाते हैं, और आपको दिखता है कि ये बच्चा तो मेरे जैसे बिहेव कर रहा है। तो कभी आपने इस प्रकार की कोई स्थिति को डील किया तो बता सकते हैं? मैं एक्चुअली अपनी अगर एक्सपीरियंस, जैसे आपने बोला कि अपना इम्प्रिंट बच्चों के ऊपर दिखाई देता है, ये इम्प्रिंट मैंने अपनी छोटी बेटी के ऊपर देखा। वो जितना वो मैं जैसे ज़्यादा रिएक्टिव थी, वैसे वो भी रिएक्टिव दिखाई देने लगी, और जैसे मैं इमोशनली भी हर चीज़ को मतलब मुझे कोई कुछ बोल देना तो मैं रो पड़ती थी। सेम थिंग मैंने अपनी छोटी वाली बेटी को देखा है कि उसको कोई कुछ थोड़ा-सा बोल दे, तो वो तुरंत उस चीज को रिएक्शन, मतलब रिएक्शन इन द सेंस रो भी पड़, जो आप अगर रूडली बोलोगे तो रूडली वो रिएक्ट करेगी, अगर आप उसको कुछ बोल दो तो कभी-कभी रो भी पड़ती है। तो मैं, मुझे लगता है जैसे मेरा ही प्रतिरूप उसके अंदर मैं देख रही थी। ध्यान करने से क्या होता है ना, हम अपने आप को तो देखते हैं ना पहले कि हमारे भीतर क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या मैं थी। तो सेम थिंग जब मैंने देखा, यार ये तो मैं जो कर रही थी वही चीजें ये कर रही है, तो ऑटोमेटिक जब जैसे-जैसे मैं अपने आप को समझी, ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि उसकी इमोशंस को भी मैं समझ पाई कि उसको कोई कुछ बोलने से इन्फीरियरिटी हो या कोई कुछ हो, तो वो बोलने से वो रिएक्ट होती है। तो ग्रेजुअली क्या ना, वो प्यार भरा जो चीज़ें हैं वो मेरे अंदर जैसे-जैसे बढ़ता गया, वैसे-वैसे डील मैं उसके साथ करती गई। खास करके वो जब मेरे मतलब मैं जो वो प्रेग्नेंट थी, तब मेरे मदर इन लॉ जो है वो बेड रिटन थी, और उस मोमेंट में मैं सारा काम उनका करती थी, और मुझे बहुत पेन भी होता था, क्योंकि प्रेग्नेंट के टाइम में फिर किसी मतलब जो बेड रिटन पेशेंट को जो आप काम करते हो तो बहुत सारे प्रेशर मेंटली आप लेते हो, इमोशनली लेते हो, और फिजिकली भी मैं लेती थी। तो वो मुझे, ये सब जो मैं बोल रही हूँ, मैं ध्यान करने से मुझे ये रियलाइज हुआ, अरे ये अगर ये रिएक्शन ऐसे कर रही है, इसके अंदर इमोशंस भी है और एग्रेशन भी है, तो बिकॉज ऑफ वो जो मैं जब प्रेग्नेंट थी, तो मैं ये सारी चीज़ों में, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी करनी है, ये मेरे अंदर भी था, लेकिन मेरे बॉडी से वो हो भी नहीं रहा था, लेकिन मुझे करना भी था। तो वो जो इम्पैक्ट है, मुझे लगता है उसकी भीतर वो आया, और उसको ध्यान की वजह से ही मैं सिर्फ समझ पाई और उसकी इमोशंस के साथ मैं डील कर पाई।
एंड ओनली अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडशिप एंड लव एंड अफेक्शन के साथ मैं इस चीज को ओवरकम कर पाई। जी जी, एक और क्वेश्चन आया हमारे बीच। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं या माँ ने पूछा कि मैं कितना भी कुछ कर लूं, मेरी बेटी या बेटा मुझसे दूर हो चुका है और वो कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता है। वो अपने दोस्तों से ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और अगर मैं कुछ पूछती हूँ तो वो मुझे उल्टा ही जवाब देके कहता है, छोड़ो मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तो इस केस में मेडिटेशन से हम कैसे इस केस को सॉल्व कर सकते हैं? यस यस माहेश्वरी जी। या ज्यादातर बच्चे क्यों ऐसे बिहेव करते हुए देख ले हम समझे तो जब हम जो भी वो करेगा, जो भी वो बोलेगा, उसको जज करना शुरू करे तो वो हमसे बात करना बंद कर लेगा। जहां पे उसका वो जजमेंट नहीं है, उसका बात कोई सुन रहा है, उसका कोई बात उसका कोई मान रहा है, वहां पे वो शेयर करना शुरू करेगा। तो अगर हमारे बच्चे हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ या कोई अपना रिलेटिव्स के साथ ज्यादा ओपन है, तो खुद को देखना चाहिए अगर हम उसको जजमेंट कर रहे हैं क्या, हर बात पे हम उसको ज्यादा सजेशंस दे रहे हैं क्या। पहले उनको सुनना है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको समझ के बाद में अगर वो चाहे तो कुछ सजेशन देना है और तुरंत जज नहीं करना है। वो जजमेंट और वो सजेशन हम थोड़ा ड्रॉप करें तो बच्चे हमसे हमारे साथ शेयर करना शुरू करेंगे और ओपन रहेंगे। वो मेरा एक्सपीरियंस भी था। यस यस, मतलब कई बार क्या होता है जब टीनेज बच्चा रहता है, अगर उसने बोला मम्मा या मुझे इस पे एक इंटरेस्ट आ रहा है या कुछ रिलेशनशिप में मुझे अट्रैक्शन हो रहा था, हम पहले ही बोल देते हैं अरे अरे ये पढ़ाई का उम्र है, ये क्या कर रहे हो। हम बहुत जल्दी ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं कि अब यही दिन देखने थे तुम्हारे, ये क्या कर रहे हो तुम। या वो बोल अगर सच भी बोल रहा है कि मुझे मूवी जाना है, मुझे ये करना है, कुछ भी अगर थोड़ा आउट ऑफ द वे, क्योंकि हम एक गुड बैड इसमें हम फ्रेम में चलते हैं। तो अचानक से जब हम बच्चा इस टाइप से बोलता है मैं कॉलेज के दोस्तों के साथ हूँ, टीनेज में से शुरू हो चुका रहता है, तो हम उसको समझने की जगह हम उसको इमीडिएटली एक अच्छा सा बहुत सारा लेक्चर देके और उसको बोलते हैं देखो ये अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं और तुम बातों को सुनो, तुम संस्कारी हो। तो वो बच्चा मेरे ख्याल से बहुत बर्डनड हो जाता है और सोचता है अरे मैं क्यों ही यहाँ पे डिस्कस किया, इससे अच्छा तो मैं नहीं बताता तो ज्यादा अच्छा था। और धीरे धीरे वो कटते जाता है और पेरेंट्स को लगता है कि ऐसा मैंने क्या किया, पहले तो बच्चा मुझे हर बात स्कूल से आके बताता था और अब धीरे धीरे वो मुझसे क्यों करता जाता है, राइट। तो यस, और कोई सॉल्यूशंस आपको लगते हैं? यस दीप्ति जी। यस, जैसा महेश्वरी मैम ने बोला, जज ना करें, उसी समय तुरंत रिएक्ट ना करें, तो ये कब पॉसिबल है? क्योंकि हम कहाँ, हम भी तो एक प्रोग्राम्ड सिस्टम है, तो हम जज ना करें और रिएक्ट ना करें, हमें कब पता चलेगा ये? क्योंकि हम तो यूं ही चल रहे हैं, हमें तो हमारा अपना सबकॉन्शियस माइंड चल रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ है, जब तक ये रहेगा उसमें चेंजेस नहीं आएगा। ये चेंजेस लाना है और इतना अवेयरनेस होना चाहिए। देखो अब आज जो भी सुन रहे होंगे यहाँ शब्द सोचेंगे यस मैं जज नहीं करूंगी, लेकिन जरूर करेंगे। चाहते हुए भी हम रोक नहीं सकते अपने आप को, क्योंकि हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। यदि हमारा प्रोग्रामिंग को चेंज करना है, कंपलसरी एवरीडे ध्यान करना है, ध्यान करने के बाद अपना अवेयरनेस में रखे मेरा अंदर से ये जो सिस्टम प्रोग्रामिंग हुआ पड़ा है, पहले इसको मैं चेंज करूं। क्योंकि जितना भी हम बच्चे के ऊपर थोप रहे, जितना भी हम बच्चे के ऊपर दिखा रहे, वो हमारा वुंड्स है, हमारा जख्म है अंदर। तो वो सब दिखा के हम क्लियर कर रहे बल्कि, लेकिन उनको भी बलि का बकरा बना रहे हैं, यही हो रहे हैं। तो यदि सच में हमें जज ना करें, इतना पेशेंस ही चाहिए होगा ना, इतना सहन शक्ति चाहिए होगा, कहाँ से आएगा फिर? वो तो ध्यान से ही आएगा। जितना ध्यान करेंगे उतना ऊर्जा बढ़ेगा और सहन शक्ति बढ़ेगा, तब भी ये समझ पाएंगे इस खोपड़ी से क्या हो रहे और यहाँ वुंड्स क्या है, मेरा बिहेवियर का पीछे क्या था। इतना एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है। जैसा मेरी मदर का एज 12 साल में उनका मैरिज हुआ, 12 साल में जब मैरिज होके एक लड़की 12 साल छोटी सी लड़की को मैरिज करके भेज दिया। मेरे पापा के अपना मदर नहीं है, मेरे पापा की नानी है, नानी के पास पापा पले पड़े और ये छोटी सी लड़की गई, वहां क्या माहौल मिलेगा?
फिर उस घर में उस छोटी सी लड़की कैसे बड़ी होके फिर 16 साल में 18 साल में 2 बच्चे के पैदा किया, हम लोगों को पाला, उनकी क्या माइंड सेटअप होगा, उनकी जो माइंड सेटअप हमारा अंदर आ चुका होगा, तो उसकी असर हम लोग खुद इतना काम करके पूरा निकाल के, ये सब मैं अपनी डॉटर से डिस्कस करती हूँ, मम्मी के बारे में, मेरे पापा के बारे में, क्योंकि वो इतना माहौल होने के बावजूद भी इतना सपोर्ट किए मुझे। फिर मैं ये वो बताते हुए भी मुझे कितना सपोर्ट किया। मैं जब 11th 12th में पढ़ रही होती, आधी रात तक मैं जुआलजी बॉटनी का मैप्स बना रही होती, मेरी मदर नहीं सोती थी, मेरे साथ ही बैठे रहती थी और मुझे पेंसिल से कुछ कुछ हेल्प करते थे। इतना कुछ उन्होंने किया, दैट इज मदर। मतलब पेरेंट्स का वैल्यू भी समझा सकते हैं। सब चीज के लिए फ्रेंड्स सहन शक्ति चाहिए, और यहाँ से क्या हम बच्चे के ऊपर बार बार निकाल रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। यस मैम। यस, तो वन वर्ड में दीप्ति जी की तरफ से मुझे लगता है मैसेज इज नो जजमेंट। बाकी सबसे भी हम चाहते हैं कि अगर हम टीन एज में जब इमोशंस या किसी भी प्रकार से इमोशंस को अगर बैलेंस करना है, तो एक वन वर्ड में आंसर्स सारे माताओं से एट द एंड ऑफ दिस शो नाउ मैं चाहूंगी। तो यस देवा जानी जी। ये मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी बच्चे की कोई भी नेगेटिव चीज दूसरों के साथ शेयर मत कीजिए, चाहे वो पढ़े ना पढ़े, गलत काम करे। घर में कोई भी आता है फिर वो उसको सलाह देना लगता है और बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाता है और आपसे और दूर चला जाता है, एनॉयड हो जाता है। यस, सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों की अगेंस्ट में दूसरों को ना बोले। नो कंप्लेन अबाउट योर चिल्ड्रन। तो आपकी तरफ से वर्ड है नो कंप्लेन, राइट? राइट। सो यस, किरण जी आपकी तरफ से वन वर्ड फॉर बैलेंसिंग द इमोशंस। I would say acceptance. Accept your child. Yes. Accept as he or she is. जैसा भी है, जो भी है उसे accept करें। जहाँ बच्चे को acceptance मिलेगी, बच्चा वहाँ से कहीं नहीं जाएगा। So accept and accept and accept. और जैसे देवजानी मैम ने कहा कि बच्चे की कमियां ना बताएं किसी को, तो मुझे लगता है मैंने कुछ चीज़ों में नोटिस किया है कि जहाँ हम बच्चे को अप्रिशिएट भी करते हैं, बार बार ये बोलते हैं अरे तुम गाना अच्छा गाते हो, चलो गा के सुनाओ, डांस अच्छा करते हो, चलो नाच के दिखाओ, बाजा अच्छा बजाते हो, चलो बजाओ, तो उसमें भी बच्चा इरिटेट हो जाता है। सो यू शुड एक्सेप्ट योर चाइल्ड एंड रिस्पेक्ट हिज इमोशंस। हमें उसको उतना ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना हम अपने लिए चाहते हैं। जी बहुत बढ़िया, ये आपने एक पॉइंट लिया और मुझे लगता है इस पे हमारे और नए एपिसोड्स आएंगे कि कई बार हम बच्चों को एग्जिबिट करने लगते हैं और बच्चा अगर मना करते तो हम वहाँ पे ऑफेंडेड हो जाते, ओ नो मेरे बच्चे ने सुनाया नहीं। तो मुझे लगता है वहाँ पे पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना है कि मेरे बच्चे का अगर मूड नहीं है, इट्स गुड कि आप उसको चाहते हैं कि वो शेयर करें, बट कई बार हो ही सकता है कि उसका मूड नहीं है। तो एक्सेप्ट योर चाइल्ड एज ही एज शी इज, मतलब जैसा भी है उसको स्वीकार करें। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट था आपका। यस महेश्वरी जी। यस, टीनेज में अगर हम बच्चों के इमोशंस मैनेज करना है, उसका अच्छा साथ देना बोले तो द बेस्ट वे फ्रेंडशिप। बच्चों के साथ हमको एक फ्रेंड जैसा रहना है, बस सब कुछ शेयर करेगा, सब कुछ हम उसका लेवल पे जाके जब फ्रेंडशिप करेंगे वो अब सब कुछ शेयर करेगा, हम भी उसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंडशिप इज द मंत्र फॉर मी। वाह, और मुझे लगता है फ्रेंडशिप तभी एप्लीकेबल है जब आप उस लेवल पे ग्रो करेंगे कि आप कोई मदर नहीं है, आप कोई यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं, आप ओनली फ्रेंडशिप करने आए हैं इस पूरे अर्थ में। और बच्चा भी इस जन्म में बच्चा है, मे बी पिछले जन्म में वो कौन था वो हमें नहीं पता। तो हमें एक बच्चे के साथ पहले खुद को जानना है, तभी हम उसके साथ में फ्रेंडशिप निभा सकते हैं कि हम भी उसके सिर्फ फ्रेंड है। सो नो जजमेंट, एक्सेप्टेंस, फ्रेंडशिप। सो ये सारा चीज अगर हम अप्लाई करते हैं, और ऑफ कोर्स ये तभी अप्लाई होगा जब हम रेगुलर, एक माँ जो है वो ध्यानी रहेगी, वो ध्यानी माँ होगी, वो माँ को ध्यानी होना बहुत जरूरी है। और पत्री जी भी कहते हैं कि जब तक आप ध्यानी नहीं है तब तक आप
माँ बनने की आपको एलिजिबिलिटी नहीं है, और इनफैक्ट शादी से भी पहले अगर है तो सबसे पहले मेडिटेशन हो, तभी आप इसको आगे बढ़ाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का हम ये शो यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का, यहाँ पे महेश्वरी जी, सभी आज जो स्पीकर्स आज यहाँ आए, और यहाँ के सारे व्यूअर्स, आज आप सब ने हम सबको ये मौका दिया कि हम सब ये आध्यात्मिक माताएं अपने अपने शेयरिंग करके आपको, आपके बच्चे को आप कैसे डील कर सके, उनके इमोशनल डिसबैलेंस में वो आप अप्लाई कर सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ पीएमसी हिंदी आप सभी के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार है। कृपया इसे देखते रहिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।